हेलो स्टूडेंट्स, आज गॉस के नियम का एक अन्य अनुप्रयोग पढ़ते हैं और वो अनुप्रयोग है एक समान आवेशित पतले गोलीय कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब पतला गोलीय कवच क्या है? जैसे हमारा फुटबॉल या वॉलीबॉल होता है जिसके अंदर भी वायु होती है और बाहर भी वायु होती है, उसको हम एक स्फेरिकल सेल यानी कि गोलीय कवच मान सकते हैं। अपने फुटबॉल या वॉलीबॉल को हम गोलीय कवच मान सकते हैं। अब वो गोलीय कवच जो है एक समान रूप से आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसको बोलते हैं हम। तो किसी खोखले गोले को हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रा करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक खोखला गोला है। इस गोले का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है R है। ठीक है ना। इसको प्लस क्यू आवेश देने पर पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे पूरा का पूरा आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज भी बोलते हैं। अब केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ पे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु है P, और इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरा इसका फिगर हो गया। माना केंद्र O एवं त्रिज्या R का एक गोलीय कवच प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। जो चार्ज हमने दिया है वो प्लस क्यू चार्ज इसको दिया है यहाँ पर। अब इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु है P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। तो हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित है उसको हम केंद्र पर मान सकते हैं कि वो पूरा का पूरा जो है आवेश केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर मान करके हम इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे किस आधार पे, किस नियम से? गॉस के नियम का उपयोग करके हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो गॉस के नियम का जहाँ पे उपयोग किया जाता है वहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ की बात की जाती है जिसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। तो स्मॉल r त्रिज्या केंद्र O और स्मॉल r त्रिज्या का हम एक गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे इस तरीके से। तो चूंकि ये स्फेरिकल सेल है तो इसका जो गॉसीय पृष्ठ होगा वो भी गोलाकार होगा। गॉसीय पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार होगा इसका गॉसीय पृष्ठ। ये हमने एक गॉसीय पृष्ठ खींच दिया। जी, ये हो गया गॉसीय पृष्ठ जो कि एक काल्पनिक पृष्ठ है। पहले भी बताया जा चुका है कि गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं? एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है यानी कि उसका संख्यात्मक मान एक समान होता है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय होती है रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में त्रिज्या के अनुदिश विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, और इसको हम वेक्टर E से प्रदर्शित कर देंगे ऐसे। तो ये हमने एक गॉसीय पृष्ठ खींच लिया, काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। गोलीय कवच के चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। अब विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हम लेंगे। यहाँ पे उस क्षेत्रफल का नाम ds हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन, क्षेत्रफल की दिशा यानी कि एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों जो है एक समान है। यहाँ पे इस केस में दोनों जो है तीव्रताएं कैसी हैं? एक समान है। तो इस गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना आप करेंगे। तीन स्थितियां हो सकती हैं। तीन स्थितियों में पहली स्थिति है कि जब बिंदु P जो है गोलीय कवच के बाहर स्थित हो। ये हमारा गोलीय कवच है और इसके बाहर बिंदु P स्थित है। दूसरी स्थिति होगी जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, यहाँ पर स्थित हो सकता है। और तीसरी स्थिति होगी
जब बिंदु P जो है गोली कवच के अंदर स्थित हो। 3 स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। इस समय जो है बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित है, तो इस समय हम देखते हैं कि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है नंबर 1, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो। अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R के। ठीक है ना, ये इस तरीके से पहली स्थिति हो गई। तो इस स्थिति में हमारा गॉसी पृष्ठ ये है, इसको हम जो है चाहे तो कैपिटल S नाम देंगे, हालांकि वो बदलता रहेगा, तो इसलिए हम सीधे सीधे लिखेंगे इस स्थिति में गॉसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स इसको हम फाई से दर्शाएंगे, एंड फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल S वेक्टर E डॉट ds के इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल S E ds cos 0 डिग्री। इस केस में cos 0 डिग्री क्यों आ रहा है? क्योंकि ds और E दोनों की दिशाएं एक ही हैं और इनके बीच यहाँ पे cos थीटा होता है। थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E ds के, या इसको E को बाहर निकालते हैं और इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का। अब इंटीग्रेशन यानी कि पूरे पृष्ठ का योग। छोटे छोटे क्षेत्रफलों में हमने गॉसी पृष्ठ को डिवाइड किया है और समस्त क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा? इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं, या फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर के। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। ये हमने फ्लक्स को कैलकुलेट किया है, गॉसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे गॉस का नियम लागू, अब इसके बाद गॉस का नियम लागू करते हैं। तो गॉस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, किंतु गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये है सेकेंड इक्वेशन। तो एक बार हमने बाय डेफिनेशन फ्लक्स को कैलकुलेट किया है और दूसरी बार हमने सीधे सीधे गॉस के नियम का उपयोग करके फ्लक्स को लिख दिया है कि फाई किसके बराबर होता है। अब इन दोनों समीकरणों की बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यह इक्वल टू किसकी हो जाएगा? इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि बिंदु P जो है गोली कवच के बाहर स्थित हो। पहली स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट हो गई। चलिए अब हम सेकेंड स्थिति की बात करेंगे। सेकेंड स्थिति में क्या होगा कि बिंदु P कहाँ पर पहुँच जाएगा? गोली पृष्ठ पर पहुँच जाएगा, स्फेरिकल सेल के पृष्ठ पर पहुँच जाएगा। उस समय सिर्फ अंतर क्या आएगा? स्मॉल r की जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो सेकेंड स्थिति देखते हैं।
दूसरी स्थिति, जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित हो तो इस स्थिति में E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति है, बहुत छोटी सी तीसरी स्थिति में, जब बिंदु P इस गोली कवच के अंदर यानी कि यहाँ पर कहीं पे हो जाए तो उस कंडीशन का फिगर दूसरा होगा। हम तीसरी स्थिति को पढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन, जब बिंदु P गोली कवच के अंदर स्थित हो, अर्थात मतलब यानी कि इस स्थिति में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये कंडीशन हो, तो इसका फिगर इस तरीके से हो जाएगा। स्फेरिकल सेल हमारा ये हो गया और इस स्फेरिकल सेल का केंद्र O और त्रिज्या R, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब सपोज करते हैं कि बिंदु जो P है वो यहाँ पर कहीं पे आ गया हो, यहाँ पे बिंदु P हो गया है, बिंदु P यहाँ पर है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल r। इस बिंदु P से हम एक गॉसी पृष्ठ इस तरीके से खींचेंगे। इस कंडीशन में गॉसी पृष्ठ ऐसा हो जाएगा, ये गॉसी पृष्ठ इस समय अंदर हो जाएगा। ये चार्ज जो है गोली कवच के बाहर चार्ज इस तरीके से एक समान रूप से वितरित है और बिंदु P इस गोली कवच के अंदर आ गया है और इस समय जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो गई है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सारा का सारा आवेश जो है बाह्य पृष्ठ पर स्थित है। यहाँ पर गोली कवच के अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है। आप गोली देख सकते हैं कि गोली कवच के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। सारा का सारा आवेश कहाँ पर वितरित है, बाह्य पृष्ठ पर, ठीक है ना। तो इस स्थिति में गॉसी पृष्ठ के जो अंदर आवेश है, इस स्थिति में गॉसी पृष्ठ के अंदर आवेश Q इक्वल टू 0। अतः गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम से फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू, जहाँ पे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते थे वहाँ पे 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्योंकि Q की वैल्यू क्या हो गई है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फाई इक्वल टू, फाई को हटा देते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं, वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू 0। फाई हटा दिए, ये 0 के इक्वल हो गया। या सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट, या ऐसा लिख सकते हैं इसको, E ds cos
0 डिग्री इक्वल टू 0, या सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं, E इंटू 4πr² इक्वल टू 0 या E इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि पृष्ठ की गोली कवच के अंदर जो है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होती है। तो इस तरीके से 3 स्थितियों में स्फेरिकल सेल के कारण 3 अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की गई। पहली स्थिति क्या थी कि जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या है। जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित हो और जब बिंदु P जो है गोली कवच के अंदर स्थित हो। तीसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किसी भी गोली कवच के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। इसके बारे में अगर ग्राफ खींचा जाए, तीनों तीव्रताओं को हम दूरी के साथ दर्शाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। इधर आप डिनोट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर प्लॉट कर और दूरी को इधर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से आएगा, ऐसा। ये पॉइंट है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि जब बिंदु P जो है कहाँ पर स्थित हो, पृष्ठ पर हो, तो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, यानी कि जब दूरी कैपिटल R से भी डाउन नीचे हो जाए, यानी कि ये वाली स्थिति, तीसरी वाली स्थिति ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, 0। बीच वाली स्थिति ये है जबकि सर्वाधिक है, और दूरी के साथ अब इसके बाद जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा, क्रमशः ग्रेजुअली जो है एक्सपोनेंशियली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो E व R के बीच ग्राफ, E व R के बीच ग्राफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें एक समान आवेशित पतले गोली कवच के कारण 3 अलग अलग स्थितियों में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का कैलकुलेशन किया। इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने के बाद फिर नोट्स में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।